दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि अपने एक्सीडेंट के बाद अर्जुन बच जाता है, लेकिन सबको यही लगता है कि अर्जुन मर चुका है। इस एक्सीडेंट के बाद अर्जुन का चेहरा बदल जाता है। डीजीपी राठौड़ अर्जुन को अपने बेटे का चेहरा देते हैं, क्योंकि इस दुर्घटना में डीजीपी राठौड़ का बेटा मारा जाता है। अब आगे फ्लैशबैक। उस दिन दिया ऑफिस में बैठी हुई थी। बहुत दिनों से उसे अपनी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। कभी चक्कर आते तो कभी मन खराब हो जाता, पर वह इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती रही और अर्जुन से कुछ भी नहीं कहा। हालांकि दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, पर वो पहले ही अपने काम में व्यस्त था। उसे कुछ भी कहकर वो परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए आज भी ऑफिस आ गई थी। उसकी कलीग ब्रेक के दौरान सभी दोस्तों को मिठाई दे रही थी। किस खुशी में रमैया? दिया ने उससे पूछा। अरे तू मौसी बनने वाली है दिया। ओह कॉन्ग्रेट्स, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अब अपना और अपने बेबी का ख्याल रखना, दिया बोली और मिठाई उठा ली। तू कब सुना रही है खुशखबरी फिर? रमिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। चुप कर, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो करो ना, वरना फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? शर्माना वरमाना तो होता ही रहेगा, बट आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना, रमिया ने उसे समझाया। खैर, तूने तो कभी अपने हस्बैंड से भी नहीं मिलाया मुझे। दिखा तो देख कैसे दिखते हैं तेरे पति परमेश्वर। चल कोई फ़ोटो दिखा। उन्हें पसंद नहीं है फ़ोटोज़ लेना, इसीलिए मेरे पास कोई फ़ोटो भी नहीं है उनकी। कैसी लड़की है यार तू? शादी हो गई कब से, ना पति की एक फ़ोटो रखी है फ़ोन में, ना ही ढंग से उससे कोई रिश्ता। ऐसा भी होता है कहीं? रमिया ने मुंह बिगाड़ कर कहा। नहीं होता होगा बाकियों का, पर हम अभी एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपने रिश्ते को बढ़ाएंगे आगे। हाँ तो इतना वक्त हो गया तेरी शादी को, और कितना जानना है? तू काम करना अपना, मेरा सर वैसे ही फट रहा है सुबह से, अब और मत शुरू कर। दिया बोली। जैसी तेरी मर्जी। फिर रमिया दूसरी कलीग से बात करने में व्यस्त हो गई और दिया बस चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। रमिया की ये पहली प्रेगनेंसी थी, तो वो अपनी दोस्त से उसे सिम्टम्स बता रही थी। दिया भी सुन रही थी। उसे खुद में घबराहट होना शुरू हो गई। कहीं मैं भी तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर वो खुद से बड़बड़ करते हुए रुक गई, क्योंकि उसे सब ऐसे ही लग रहा था। वो ब्रेक में बाहर निकल आई और मेडिकल शॉप से एक टेस्ट किट ली। उसका यूज़ करके वो इंतज़ार की घड़ियां गिनने लगी। अगर उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हुए तो? वो यही सोच सोचकर पागल हुए जा रही थी। वॉश बेसिन के साइड पर रखी हुई किट उसने देखी तो उसकी आंखें चकाचौंध हुई। रिजल्ट्स पॉजिटिव थे, जिन्हें देखकर उसके आंसू बहना शुरू हो गए। वो वहीं दीवार से टेक लगाए खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया उसके साथ। नहीं, ये रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं, मैं इस पर कैसे यकीन कर लूँ? वो उस किट को वहीं डस्टबिन में फेंक कर बाहर आई और उसने बॉस से आधा घंटा लिया ये कहकर कि उसकी तबीयत ख़राब है, पर डॉक्टर से मिलकर वो वापस आ जाएगी। वो पास के हॉस्पिटल गई और वहाँ पर अपना चेकअप करवाया। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने भी यही कन्फर्म किया, तो वो लाजवाब सी हो गई। आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर इतनी शौक क्यों हैं? डॉक्टर बोली। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो दिया हिचकिचा रही थी, कैसे कहे क्या कहे। देखिए, आप खुलकर अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं। मुझे यही कंफर्म करना था कि क्या फ़र्स्ट टाइम में ही कंसीव हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? वो सकुचाते हुए बोली। बहुत कम होता है, बट ये पॉसिबल तो है। कई बार तो बहुत बार ट्राई करने पर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, बट समटाइम्स फर्स्ट टाइम में भी पॉसिबल है। थैंक यू बोलकर दिया उठ गई और बाहर आ गई। हॉस्पिटल से ऑफिस की दूरी पैदल भी तय की जा सकती थी, इसीलिए वो पैदल चलते हुए उस रात के बारे में सोचने लगी जब लीज़ा ने अर्जुन को जाने कौन सा नशा दे दिया था। अर्जुन को लेकर घर आई थी, तब भी वो शांत नहीं हुआ था। उसने कितना कुछ ट्राई किया, पर अर्जुन का नशा कम नहीं हो रहा था। उस पर से लीज़ा ने उसे पहले ही ट्रिगर कर दिया था, जिसके बाद अर्जुन दिया पर हावी हो गया। शुरुआत में दिया उसका विरोध कर रही थी, पर जब अर्जुन ने उससे नशे में ही प्यार का इजहार किया, तब वो भी उसके एहसास के साथ घुलकर रह गई थी और दोनों ही इस रिश्ते में पहली बार रात को ही बढ़ोतरी कर गए थे। दिया तो रात भर नहीं सोई थी, पर अर्जुन नशे में चूर होकर उसी पर गिरकर सो गया था। ये खुशी दिया को भी थी कि सिर्फ वो ही उससे प्यार नहीं करती, बल्कि अर्जुन भी करता है। वो अगली सुबह होते ही सब कुछ साफ साफ उससे कह भी देने वाली थी, पर एक के बाद एक इतना कुछ हुआ कि सब में वो अपनी बात नहीं रख पाई। उनकी ज़िंदगी में एक के बाद एक मुसीबतों ने इतनी जगह बना दी थी कि दिया कभी ना तो उससे इजहार कर पाई और ना ही उस रात के बारे में कुछ कह पाई। अर्जुन जी से कॉल करके सब कुछ बता दूं, हाँ यही सही रहेगा।
अभी आधा ही बताऊंगी, बाकी का घर पहुंचकर फेस टू फेस बता दूंगी। वो चलती चलती बोली और पर्स से फ़ोन निकाल कर अर्जुन को ट्राई किया। हालांकि वो किसी ज़रूरी मीटिंग में बिजी था तो कॉल नहीं लगा। घर जाकर ही सब बता दूंगी। आखिर इस बच्चे पर उनका भी बराबर का हक है। हम जो फैसला लेंगे वो मिलकर ही लेंगे। अगर अर्जुन जी इस बच्चे को नहीं भी अपनाना चाहेंगे तो मैं अकेले ही पाल लूँगी। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली। ऑफिस आई, कुछ वक्त काम किया और ऑफ होते ही वो बाहर आई। उसे डर भी था, खुशी भी थी, बेचैनी भी थी। अभी वो कुछ कदम भी नहीं चली थी कि किसी ने उसके चेहरे पर कपड़ा रख उसे किडनैप कर लिया था। वो गाड़ी में ही सोच चुकी थी कि इस बार कुछ भी हो जाए वो छवि की तरह अपने बच्चे को तो कुछ नहीं होने देगी। हालांकि उसकी खबर अभी कुछ वक्त पहले ही लगी थी, पर था तो वो उसी का अंश। उसने तय किया था कि ना खुद को कुछ होने देगी, ना ही अपने बच्चे को। सीएम शेट्टी ने उसे मारना चाहा, पर वो वहाँ से भाग निकली और एक कमरे में छिप गई। जब उसे बाहर से आग आग चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि इसकी मौत के लिए ये सब प्लानिंग की गई है। वो वहाँ से भागती उससे पहले ही पेड़ के पास एक लड़की की लाश नजर आई। उसने खुद के कपड़े और सब सामान सामने पड़ी हुई उस लड़की की लाश को पहना दिया और खुद उसके कपड़े पहन लिए। उस दिन वहाँ पार्टी चल रही थी और ऐसे ही आगे से निकलते हुए वो भीड़ में शामिल होकर बाहर आ ही गई। हालांकि चेहरे का एक हिस्से पर बुरी तरह से जलने से चमड़ी खराब हुई थी। वो तड़प रही थी, पर हार तब भी नहीं मानी। सीएम के ही एक गार्ड ने उसे पहचाना, पर उसके बारे में सीएम को बताने की जगह उसने पीछे के रास्ते से उसे भागने में मदद की। दिया तड़पती हुई सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। एक मौका मिले और वो अर्जुन को सच बता सके, पर उसकी हिम्मत आखिर में टूट गई और वो किसी की गाड़ी के सामने आकर गिरी। जब उसे होश आया तब उसे पता चला कि वो कितने दिनों से यहाँ मौजूद है। उसका बच्चा भी सेफ था। डॉक्टर राजवीर मित्तल ने उसे बचाया। उसका चेहरा अब भी जला हुआ ही था। वो सबसे पहले अर्जुन के पास जाना चाहती थी, पर राजवीर जी ने उसकी खबर अर्जुन तक पहुंचानी चाहिए। तो उसे ये पता चला कि जिस रात वो मिली थी उसी रात एक बुरी तरह से हुए एक्सीडेंट में अर्जुन की जान चली गई। और यहाँ तक कि सभी को यही लगता है कि दिया भी मर गई है। उसी दिन से वो बुरी तरह टूट सी गई थी। उसकी ज़िंदगी में सिवाय उसके बच्चे का कोई नहीं था। ये तक नहीं पता था कि सरिता जी कहाँ हैं, ताकि वो उन तक तो पहुंच सके, पर उनका भी पता नहीं चला। कुछ दिन वो राजवीर जी के घर पर रुकी तो पता चला कि वो अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी असाइलम में है और बेटी वर्तिका, जो उसी की उम्र की थी, वो कॉलेज ट्रिप से आते हुए एक दुर्घटना में मारी गई। बेटी की मौत अमिता जी बर्दाश्त ना कर पाई और दिमागी तौर से बीमार हो गई। ना होते हुए भी हर जगह उन्हें वर्तिका दिखती थी, इसीलिए उन्हें असाइलम भेजना ज़रूरी सा हो गया। दिया तो जले हुए चेहरे के साथ भी काम चला लेना चाहती थी, पर राजवीर जी ने उसकी सर्जरी के लिए उसे मनाया। राजवीर जी ने इतना सब किया था उसके लिए। उसने वर्तिका का चेहरा अपनाने की बात उनसे कही, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की थी उसकी। उसे तो अपने परिवार से कुछ नहीं मिला, पर वो किसी की खुशी का कारण बन सकती थी। तो कोई नया चेहरा लेने की जगह उसने वर्तिका का चेहरा अपनाया। उसके बाद अमर और पीयू का जन्म भी हो गया। अमिता जी घर आ गई। वर्तिका को देखकर उसके साथ रहकर वो बिल्कुल ठीक सी होती चली गई और उनकी नज़र में तो वर्तिका को अमर और पीहू कहीं से मिले हुए बच्चे हैं जिन्हें उसने गोद लिया है, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि सच वो बता नहीं सकती। वर्तमान गोद में लेटे हुए अमर को कब से वो थपकी देते हुए अपने बीते 5 साल के बारे में सोच रही थी। आज जब उसके बेटे ने ये कहा कि वो उसकी खुद की औलाद नहीं, तो वो अब दुविधा में आ चुकी थी। आज उसे सबसे ज़्यादा याद अर्जुन की आ रही थी और बरबसी उसकी आंखों में दर्द और सूनेपन के साथ आंसुओं ने भी जगह बना ली थी। आज तक कभी दोनों बच्चों ने अपने पिता के बारे में नहीं पूछा था, और अगर पूछते तब वो क्या जवाब देती। हालांकि बच्चे उससे भी ज़्यादा समझदार थे। कभी पूछा ही नहीं उन्होंने ऐसा कुछ भी। जो है जैसा है बस वैसे में ही खुश हैं। कितनी उलझ गई है हमारी ज़िंदगी, जहाँ खुद की कोई खुशी नहीं, पर दूसरों की खुशी के लिए हमें भी चेहरे पर मुस्कान लानी पड़ती है। अगर राजवीर अंकल ने मुसीबत के वक्त मदद नहीं की होती तो आज ना मैं ज़िंदा बचती और ना ही मेरे बच्चे। वो दोनों को सही से सुलाकर बालकनी में आ गई। अर्जुन जी, आज अगर आप साथ होते तो मैं आपके सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करती, पर माँ ने सही कहा था कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम बस एक के बाद एक अपने को खोते ही चले जाते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन हमारे बच्चों को अब कुछ भी नहीं होने दे सकती, चाहे उसके लिए अन्याय ही क्यों ना सहना पड़े। इस शहर की खुशी के लिए मैं अपने खुद की जान खतरे में डालकर अपने बच्चों से कभी दूर नहीं जा सकती, ना ही उन्हें कुछ होने दूंगी। ये मेरा खुद से और आपसे वादा है। इसलिए दिया भी उसी दिन मर गई जिस दिन अर्जुन ने दम तोड़ा। ये बस वर्तिका है, वर्तिका मित्तल। वो कितनी देर से अंधेरे में खड़ी चांद से बातें करती रही। दूसरी ओर डिनर ख़त्म करके विशाल कमरे में आया। वो भी अपनी बेचैनी से बचने के लिए बालकनी में खड़ा था
कह तो दिया कि मैं कर लूँगा शादी, लेकिन कैसे दे दूँ किसी और को अपनी पत्नी की जगह, कैसे दे दूँ अपनी दिया की जगह किसी और को। वो लड़की विशाल से प्यार करती है, ना कि मुझसे, और मैं विशाल नहीं पर उसका चेहरा होने की वजह से मैं ये सब नहीं कर सकता। उस लड़की की ज़िंदगी के साथ तो ये सारा सा नाइंसाफ़ी होगी। वो विशाल से प्यार करती है पर मैं विशाल नहीं हूँ। वो भी चांद को निहारे बोल रहा था। तुम तो नहीं मिली, लेकिन हमारी ये लड़ाई तो ख़त्म नहीं होगी। गुनाहगारों को उनकी असली जगह पर पहुंचा कर ही रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। विशाल के चेहरे की वजह से वो सब ये नहीं जानते कि अर्जुन जिंदा है और उनके एक एक कारनामे के सबूत इकट्ठे कर रहा है, और लास्ट में होगा सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट, जिसके धमाके में हर गुनहगार घायल होगा। विशाल, आशुतोष जी अंदर आते हुए बोले। तो वो मुड़ा। ये नए केसेस की फाइल। अचानक से शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं। उनको गायब भी इस तरह से किया जा रहा है कि ना किसी को कुछ पता चलता है, ना कुछ खबर मिल रही है। उन्होंने केस डिटेल्स टेबल पर रखी तो आकर विशाल ने उन्हें उठा लिया। हर एक बच्चा अलग अलग जगह से गायब हुआ है, इनमें कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अर्जुन ने फाइल पढ़ते हुए कहा। तभी तो कड़ियाँ नहीं जुड़ पा रही। बच्चे एक के बाद एक गायब हो रहे हैं। उनकी कोई एक चीज़ भी सिमिलर नहीं है जिससे हम कुछ क्लू ढूंढ पाएँ। आशुतोष जी बोले। अर्जुन केस स्टडी करने लगा और वो बाहर चले गए। जब कमरे में दाखिल हुए तो आराधना जी बोली। विशाल जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की मैंने आज ही देखी थी। आप उसके बारे में सब कुछ पता करिए, मैं उससे बात करूंगी। अगर विशाल और उस लड़की के बीच कोई लड़ाई या किसी भी तरह का कोई झगड़ा हुआ है तो मैं उस लड़की को मना लूँगी और कुछ भी करके शादी करवा ही दूँगी। आराधना, वो नहीं करना चाहता ना शादी, क्यों ज़बरदस्ती पीछे पड़ी हो उसके? कौन से रिश्ते में लड़ाई झगड़े नहीं होते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि साल साल भर आप उनसे बोलना ही छोड़ दो। और मान लीजिए अगर वो उस लड़की से प्यार नहीं करता तो कम से कम किसी और से तो शादी करे। पर नहीं, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, महीने से साल और फिर सालों हो गए, पर यह लड़का शादी का नाम नहीं लेता। मतलब आज भी वर्तिका उसके दिल में है। आप बस उस लड़की का पता कल के कर लेकर आइए। बाकी कैसे भी इन दोनों की शादी करवानी है वो मैं देख लूँगी। पर मैं कैसे पता करूं? अरे आप डीजीपी रह चुके हैं, इतना सा काम नहीं होता। अगर आप कल के कल एड्रेस नहीं लाए ना तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिसकी उम्मीद आपने कभी सपने में भी नहीं की होगी। बेटे की कोई फिक्र ही नहीं है इन्हें तो, हद हो गई। वो करवट बदल कर लेट गई और आशुतोष जी भी आंखें बंद करके लेट गए। अगले दिन तक अमर को बड़े ही प्यार से वर्तिका ये समझा चुकी थी कि वो ऐसा ख्याल दिमाग में ना लाए कि वो उसकी माँ नहीं। दिन अपनी रफ्तार के साथ चलते चले गए। महीने 1 से 2 हो गए। आशुतोष जी ने भी अपनी तरफ से वर्तिका के बारे में पता करने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं मिली, जिस बात को लेकर आराधना जी से बहुत बार कहा सुनी भी हो गई थी। आराधना जी खुद भी हर सोमवार को मंदिर जाती थी, वो भी एकदम सुबह की। शायद वर्तिका दिख जाए, पर दूर दूर तक उसके मिलने के आसार ही ख़त्म होने लगे। और विशाल और आशुतोष जी इस बात से खुश हो गए कि चलो अब वो अपनी ज़िद तो छोड़ ही देगी। यूं ही एक दिन अमर को तेज़ बुखार हो गया, इसीलिए वो आज स्कूल नहीं गया। जबकि पीहू भी इसी ज़िद पर अड़ी थी कि वो अपने भैया के बिना नहीं जाएगी। और ये सच भी था, वो कहीं भी अकेली जाती नहीं थी। हरदम या तो अमर साथ होता या वर्तिका। चुपचाप यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल जाओ पीहू। वर्तिका यूनिफॉर्म लिए खड़ी थी। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना, भैया के साथ ही जाऊंगी, वरना नहीं। वो पालती मारे सोफे पर बैठ गई। अगर वो नहीं जाना चाहती तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही है उससे? अंदर आती हुई अमिता जी बोली। जाना तो पड़ेगा ही, लाइफ में हर वक्त कोई साथ दे ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ कदम ज़िंदगी में अकेले भी उठाने पड़ते हैं, और ये बात इसे समझ आ जाए वही बेहतर होगा। स्कूल ना जाने के लिए कहाँ इतना लड़ा लेक्चर दे रही है तू? वो मना कर रही है तो रहने दे। नहीं माँ, इसे सीखना होगा। हर वक्त हम इसका साथ नहीं दे सकते। चलो पीहू, स्कूल जाओ। उसने पीहू को यूनिफॉर्म पहनाई और वो बस मुंह बनाकर अमिता जी की ओर देखने लगी। इस लड़की ने आज तक कभी किसी की सुनी है जो अब सुनेगी? वो गहरी सांस छोड़कर बोली और बाहर चली गई। बिल्कुल भी शैतानी मत करना, पीहू को नाश्ता खिलाते हुए वो हिदायत दे रही थी। ठीक है माँ, किसी को मारना भी मत। ठीक है माँ, और अगर कोई परेशान करे तो मैम से कहना। ठीक है माँ, अच्छे से रहना। ठीक है माँ, और डरना भी मत, क्योंकि आप तो मेरी बहादुर बेबी हो ना। बस कर, कब से ऐसे बोले जा रही है जैसे वो आज पहली बार स्कूल जा रही हो। रोज़ जाती है ना, उसमें नया क्या है? अमिता जी नाश्ता करते हुए बोली। रोज़ अमर भी साथ रहता है तो इतनी फिक्र नहीं होती, आज अकेली है तो मत भेजना। कौन सी ज़बरदस्ती है? मैंने तो कहा है रहने दे, कल से दोनों को साथ भेज देना। नहीं, अमर का बुखार अगर 2-3 दिन ठीक नहीं होगा तो क्या ये 2-3 छुट्टियाँ करेगी? वैसे भी इसे भी तो खुद से आदत होनी चाहिए ना, तो फिक्र क्यों कर रही है? माँ को फिक्र तो होगी ना। वो बोलते बोलते रुक गई।
बाहर गाड़ी ने हॉर्न किया तो पीयू का बैग पकड़े वर्तिका उसे ले गई स्कूल बस थी, जिसमें उसे चढ़ाकर उसने अलविदा किया। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, बस आप मुझे अमर की अपडेट देती रहना। पर मैं अब भी कह रही हूँ, आज छुट्टी कर लेती हूँ ना। वो ठीक नहीं है, तू जा चुपचाप, मैं देख लूँगी। तेरे पापा भी यहीं हैं आज, अगर हमें कुछ लगा तो कॉल कर देंगे। वैसे भी वो फ़िलहाल आराम ही कर रहा है, जब उठेगा तो नाश्ता दे दूँगी। ठीक है, पर ख्याल रखना उसका। वर्तिका वो दरवाजे तक पहुंची जब अमिता जी ने आवाज़ लगाई। जी, क्या सोचा तूने? किस बारे में? विशाल से शादी के बारे में। जब से ट्रिप से आई है एक बार भी तूने उस लड़के का जिक्र नहीं किया। पहले तो उसके लिए पागल थी, इन 5 सालों में उसने भी कोशिश नहीं की तुझसे मिलने की। उम्र निकलती जा रही है बेटा, कब करेगी शादी? माँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, आकर बात करती हूँ। और कितना देर होगी? आधी से ज़्यादा तो देर कर ही ली है तूने। ठीक है, उस लड़के से शादी नहीं करनी तो तेरी मर्ज़ी, पर एक बात सुन ले, अब जो भी पहला रिश्ता तेरे लिए आएगा उसको मैं हाँ कर दूंगी बस। माँ, मैंने बोला ना, आकर करती हूँ बात, बाय। वो बाहर निकल गई, उसे वैसे भी बचना ही था इन सब से। यहाँ दोपहर हो गई थी, सब अपने अपने काम पर ही थे। आज विशाल जल्दी ही निकल आया था कॉलेज से, वहीं पीयू के स्कूल की भी छुट्टी हो गई थी। गाड़ी सिग्नल पर आकर रुकी तो कुछ दूरी पर उसे एक औरत नजर आई जो देखने में एकदम वर्तिका की तरह लग रही थी। सुबह से दोपहर तक अकेली, और जब अपनी माँ को देखा तो वो बैग को कंधे से उतार सीट पर ही छोड़कर उठी। बस इंचार्ज लास्ट सीट पर बैठे कुछ बच्चों को झगड़ा करने से रोक रही थी। कंडक्टर उतरकर आगे चला गया था, जिसकी वजह से दरवाज़ा भी खुला था। पीयू बस से उतरी और रुकी हुई गाड़ियों के बीच से होती हुई उस औरत के पीछे चली गई। सिग्नल ग्रीन हुआ और गाड़ियाँ भी चली गई। वो औरत बस का इंतज़ार कर रही थी। बस जब वहाँ से गुजरी तो वो औरत भी ओझल हो गई। पीहू ने देखा सामने तो कोई नहीं, पर जब नज़र आसपास घुमाई तो वो सड़क के बीच में आ गई थी। गाड़ियाँ उसके एकदम करीब से होती हुई गुजर रही थी, जिसे देख वो काफ़ी हद तक सहम गई। हॉर्न पर हॉर्न मारते हुए लोग अपनी गाड़ियाँ साइड में से निकाल रहे थे, पर कोई ऐसा नहीं था जो गाड़ी रोककर उसे उठाए। एक गाड़ी तेज़ रफ्तार से होती हुई रॉन्ग साइड से आ रही थी। शायद शॉर्टकट के चक्कर में उस आदमी ने रॉन्ग साइड यूज़ की थी। इसी लाइन से आ रही एक गाड़ी जिसमें विशाल था। ये है कौन जो रॉन्ग साइड से आ रहा है? गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए वो बोला। ये तो सामने कोई बच्ची है। उसकी नज़र जब रोती हुई पीयू पर पड़ी तो वो बोला, जो कि इस वक्त एकदम मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जमी हुई थी, पर आंसू बस बहते चले जा रहे थे। रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी बेशक हॉर्न कर रही थी, पर रुकी नहीं। विशाल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और पीयू के पास से यू टर्न लेते हुए गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाई। वो रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी विशाल की गाड़ी से आकर टकरा गई। खिड़की का कांच टूटकर चूर चूर हो गया, पर हाथ आगे कर देने की वजह से इतनी चोट नहीं आई। हालांकि काफ़ी हद तक गाड़ी ड्राइवर साइड से डैमेज हुई। एक्सीडेंट होते देख गाड़ियां रुकने लगी। जो रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी का ड्राइवर था उसे लोगों ने दबोच लिया था। विशाल ने बाकी लोगों की परवाह किए बिना ड्राइविंग सीट से कूदकर पैसेंजर सीट पर आकर बाहर को छलांग लगाई और सभी को हटाते हुए पीयू के पास आ गया, जो अब भी बस यूं ही फ्रीज सी हुई थी, खड़ी थी। विशाल ने बैठकर उसे गले से लगा लिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ थी इस वक्त जिसे शायद पीहू भी सुन सकती हो, और विशाल वो दुनिया और लोगों की परवाह किए बिना उसे गले से लगाए पीयू ही खड़ा था। भाई साहब, आप ठीक हैं कि नहीं? भीड़ में से एक आदमी ने पास आकर विशाल से पूछा। बच्ची भी ठीक है कि नहीं? अरे कौन है ऐसे माँ बाप जो बच्चे को ऐसे बीच सड़क पर छोड़ देते हैं? दूसरे व्यक्ति ने कहा। और ये आदमी जो गलत साइड से आ रहा था उसको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। अगर इन भाई साहब ने गाड़ी समय पर ना रोकी होती तो आज ना जाने क्या हो जाता। ये भी भीड़ में खड़ा कोई शख्स ही बोला था। बेटा आप ठीक हो? विशाल जो कब से पीयू को गले से लगाए खड़ा था वो बोला, पर उसकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलने पर विशाल ने उसे खुद से दूर कर जब चेहरा देखा तो आंखें बंद थी। लगता है इतना बड़ा हादसा देखकर डर गई, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए, विशाल के ठीक पीछे खड़े व्यक्ति ने कहा। विशाल ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी से पानी की बोतल निकालकर कुछ पानी उस पर छिड़का तो वो होश में आ गई। आप ठीक हो? पीयू को होश में आते देख विशाल ने पूछा। मम्मा मम्मा, वो हर तरफ की भीड़ देख बस यही शब्द दोहराती रही। अरे भाई साहब, आप इस बच्ची को हमें सौंप दीजिए, हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे तो वो देख लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं, आप सब भी जा सकते हैं, आई विल हैंडल। विशाल ने उसे गोद में उठाया और बाकी उसे जाने को कह दिया। वो सब यूं ही सर हिलाते हुए चले गए। बेटा तुम यहाँ कैसे आई? विशाल ने उससे फिर पूछा। मम्मा मम्मा कहाँ गई? वो फिर बोली, हम चलेंगे मम्मा के पास, पर आप ये बताओ कि आप यहाँ तक कैसे आ गई? अगर आपको कुछ हो जाता तो? सॉरी अंकल, मेरी मम्मा यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। आप रोना बंद करो, हम आपको आपकी मम्मा के पास लेकर चलेंगे, ओके?
उसके आंसू पोंछते हुए वो बोला, मम्मा मिल तो जाएंगी ना? बिल्कुल मिल जाएंगी, हम ढूंढेंगे उन्हें। पहले ये बताओ आपको भूख लगी है? हाँ, मेरा बैग भी बस में रह गया और बोतल भी। हम ढूंढेंगे, चलो पहले आपको कुछ खिला देते हैं। मेरी मम्मा बहुत टेस्टी फूड बनाती हैं। विशाल उससे बताते हुए गाड़ी तक ले आया था। उसने कुछ हद तक उसे सहज किया, अपनी बातों में उलझाया ताकि वो खुलकर बोले, मेरी मम्मा भी बहुत टेस्टी बनाती हैं, मेरी मम्मा से ज़्यादा नहीं, विशाल बोला। अपनी गाड़ी को उसने भिजवा दिया था और घर से दूसरी गाड़ी मंगवा ली थी। आशुतोष जी को ही बताया था उसने, पर आराधना जी को नहीं। उसे लिए वो गाड़ी में बैठा तो कमीज़ पर स्कूल के बेंच पर नज़र गई, पर फिलहाल तो वो उसे घर ही लेकर गया। बीच रास्ते से ही पीहू बस सोती हुई आई। घर आकर उसने पीहू को जगाया और उठाकर अंदर आ गया। ओह डेट्स सो ग्रेट, बड़ी माँ आपने कल ही पोते पोतियों की विश की थी। देखो ब्रो, किसी बच्चे को पकड़ कर ले आए। आर्यन जो कि हॉल में मौजूद था, उसने उन्हें आते देख चिल्लाकर कहा, क्या कुछ भी बोले? ए विश्वास से आराधना जी किचन से निकलकर बाहर आई तो सच में मुंह खुला रह गया। ये किसकी बच्ची को लेकर आ गया विशाल? आराधना जी उसके पास आकर बोली। आप कौन हो क्यूटी पाई? आर्यन ने पीहू के गाल खींचकर पूछा। वो भी नींद से जगी थी तो वापस से विशाल के गले में बाएं फंसाए मुड़ गई। बताना विशाल बेटा, कौन है ये बच्ची? पता नहीं माँ, रास्ते में भटक गई थी। उसने अब तक जो हुआ वो सब उन्हें बता दिया। है भगवान, तुम दोनों ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं आई ना कहीं? वो चिंता से बोली। हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, आपको पता है अंकल ने मुझे आकर बचा लिया था। आराधना जी के सवाल पर विशाल कुछ भी जवाब दे उससे पहले ही मुड़कर पीहू बोल गई, अंकल वाओ ये सही है। आर्यन अंकल शब्द का मजाक लेते हुए बोला, बेटा आपको भूख लगी है ना? आओ सबसे पहले हम आपको कुछ खिला देते हैं। आराधना जी उसे गोद में लेकर बोली, उसके बाद मम्मा के पास जाएंगे। उसने मासूमियत से पूछा, हाँ बिल्कुल, फिर हम आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ने चलेंगे। उसकी नोज टिप पर टच करते हुए विशाल बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर देखते हैं, तब तक इसे कुछ खिला दीजिए। वो बोला और ऊपर चला गया। आराधना जी आर्यन ने मिलकर उसे खाना खिलाया। दूसरी तरफ बस में सभी बच्चे अपने अपने स्टॉप पर उतर गए थे। अमिता जी भी खड़ी थी गेट के बाहर ही, ताकि पीहू को पिक कर सकें। जब इंचार्ज पीहू की सीट तक आई तो वहाँ सिर्फ बैग और बोतल ही थी। पीहू कहाँ गई भैया? वो ड्राइवर से पूछने लगी। मैडम जी हमसे क्यों पूछ रही हैं आप? ये जिम्मेदारी तो आपकी थी ना, देखिए बच्ची यहीं कहीं होगी। उन्होंने सभी बच्चों से पूछा पर पीहू कहीं नहीं थी, बस उसी के स्टॉप पर रुक गई। पीहू आगे जाते हुए अमिता जी बोली, मैम वो पीहू। वो अटक कर बोली और बैग आगे किया। बैग तो ठीक है लेकिन पीहू कहाँ है? वो चिंता से बोली, पता नहीं। पता नहीं? आप ठीक तो है ना? ये क्या बोल रही हैं पता नहीं? देखिए मैम, पीहू बस में चढ़ी थी या नहीं पता नहीं, पर उसका बैग मिला है। दिमाग ख़राब तो नहीं हुआ है आपका? बैग है पर बच्ची नहीं। मैं आपके स्कूल के खिलाफ़ कंप्लेन कर दूंगी। आई एम सॉरी मैम, आपके सॉरी से मेरी बच्ची मिल जाएगी क्या? पता नहीं कहाँ होगी वो। अमिता जी फ़ोन निकालते हुए चिंता से बोली। जबकि स्कूल बस में और भी बच्चे थे तो वो बस निकल गई। वर्तिका को बताया तो वो सह नहीं पाएगी। इन्हें फ़ोन करूं? नहीं, उनकी तो कोई सर्जरी है। क्या करूं? जो कुछ भी हो वर्तिका से कहना ही पड़ेगा। उन्होंने वर्तिका को फ़ोन लगाया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, यानी वो किसी मीटिंग में थी। एक सर्वेंट से अमर का ख्याल रखने का बोलकर वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। यहाँ सब खा पी कर फ्री हुए तो इंटरनेट पर स्कूल का नाम डालकर विशाल ने नंबर लिया। ऑफिस में कॉल करके उसने सब बात बताई और उन्हें बहुत कुछ सुना भी दिया। ऑफिस स्टाफ ने अमिता जी और वर्तिका का नंबर उसे दिया क्योंकि वो खुद ही पीयू को उन्हें सौंपना चाहता था। वर्तिका का नंबर तो लगा नहीं। अमिता जी जो इस समय रास्ते में थी उनका नंबर लग गया था। माँ आप बात करिए पीयू की नानी से, उन्हें सब समझा देना अपने हिसाब से, विशाल बोला और आराधना जी को नंबर लगा कर दिया। उन्होंने अमिता जी को फ़ोन लगाया और एक ही बार में फ़ोन उठा भी लिया। वो बहुत परेशान थी। आराधना जी ने सब कुछ अच्छे से समझाया, क्या और कैसे हुआ सब कुछ, और उन्हें उनके घर ही आने को कह दिया। जिस पर अमिता जी ने बताया कि वो रास्ते में हैं, कुछ देर में आ जाएंगी। आ रही है पीयू की नानी उसे लेने। फ़ोन लौटाते हुए आराधना जी बोली, ये नानी। वो बहुत खुश हो गई तो उसे देखकर विशाल भी खिलसा गया। कुछ देर में बेल बजी तो विशाल बोला, मैं देखता हूँ। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो अमिता जी थी। आप पीयू की नानी? उसने पूछा, जबकि अमिता जी उसे देख वहीं जम सी गई थी। विशाल, अमिता जी ने उसे पहचान लिया। इसी लड़के को वो कितने वक्त से ढूंढ रही थी और आज आखिरकार वो मिल गया। विशाल, कौन है बेटा? आराधना जी ने आवाज़ दी तो वो हट गया। आप पीहू की नानी है ना? उसने सवाल दोहराया। हाँ हाँ, कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बच्ची? आइए अंदर, वो ठीक है बिल्कुल। वो उन्हें लिए अंदर आया। पीहू भी आर्यन की गोद से उतरकर उनकी तरफ दौड़ी और दोनों ही एक दूसरे के गले लग गई। कहाँ चली गई थी बेटा? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी, और अगर तेरी मम्मा को पता चलता तो वो कितनी परेशान होती। तू ठीक तो है ना?
ऐसे कोई जाता है क्या भला बस से उतरकर? बहन जी कुछ नहीं हुआ है ऐसे, ये बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत कीजिए। आराधना जी पानी लेकर आई और उन्हें दिया। मैं स्कूल वालों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कैसे वो इतनी छोटी बच्चियों के साथ लापरवाही बरत सकते हैं? अमिता जी बोली, कोई बात नहीं बच्ची ठीक है ना? आराधना जी बोली, आपका शुक्रिया, अगर आज आप लोग ना होते तो पता नहीं ये कहाँ कहाँ भटकती रहती। ये सब विशाल ने किया है और वैसे भी ये फ़र्ज़ था हमारा। और पीहू इतनी प्यारी बच्ची है, हमें लगा ही नहीं कि कोई अनजान घर आया है आज। एकदम घुल मिल गई है सबसे। आराधना जी बोली, माँ मैं कमरे में हूँ अपने। वो जाते हुए बोला, अरे मिस्टर हीरो मेरी बात तो सुनिए। पीहू बोली तो वो ऊपर जाते हुए मुड़ा। उसने विशाल को पास बुलाया तो वो आ गया और उसके इशारे को पाते ही घुटने के बल बैठ भी गया। आप ना मेरे फेवरेट बन गए हो। आई रियली मिस यू। आप भी मुझे मिस करना, ओके? उसके गालों पर किस करते हुए वो बोली। विशाल मुस्कुरा गया, ओके टेक केयर, और दोबारा ऐसे बस से मत उतर जाना। जब मम्मा खुद लेने आएंगी तभी जाना, वरना कहीं नहीं, विशाल ने बोला और उसके माथे को चूमते हुए उठ खड़ा हुआ और ऊपर की तरफ चला गया। मुझे आपसे एक बात कहनी थी, हिचकिचाते हुए अमिता जी बोली। हाँ हाँ कहिए ना, उन्होंने भी जवाब में कहा। तो अमिता जी का कुछ इशारा पाकर आराधना जी समझ गई। आर्यन बेटा जाओ, पीयू को तब तक गार्डन में ही घुमा दो, फिर तो वो अपनी नानी के साथ चली ही जाएगी ना। ओके बड़ी माँ, चलो क्यूटी पाई। पीयू को लेकर वो बाहर चला गया। कहिए आपको क्या कहना था? दरअसल मुझे ये पूछना था कि आपके बेटे विशाल की शादी हो गई क्या? नहीं, कितना तो मना चुकी हूँ पर वो मानता नहीं। मायूसी से वो बोली, इसका मतलब विशाल के दिल में आज भी मेरी वर्तिका ही है। अमिता जी बोली, आप वर्तिका को जानती हैं, पर कैसे? आराधना जी हैरानी से बोली, वर्तिका मेरी बेटी है, उसने भी अब तक शादी नहीं की। जाने क्या हुआ था दोनों के बीच, इतने साल हो गए, न वर्तिका ने विशाल को ढूंढा, ना ही विशाल ने उसे, और ना ही वो किसी और से शादी करने को मानती है। मैं तो तंग आ गई हूँ, इतने वक्त से विशाल को ढूंढ रही थी, आज देखा तो समझ नहीं आया खुश हो जाऊँ या हैरान। हंसते हुए अमिता जी बोली, अरे सेम मेरा भी यही तो कहना है। ये लड़का भी किसी की सुनने को राजी नहीं। मैं भी हर तरफ से वर्तिका को ढूंढने की कोशिश कर चुकी थी पर वो मिली ही नहीं, और ये दोनों भी कहते नहीं, पर आज भी एक दूसरे के बिना किसी को वो जगह नहीं दे सकते। आराधना जी बोली, शायद इसीलिए भगवान ने पीहू को एक जरिया चुना दोनों को मिलवाने के लिए, वरना तो हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे को बस ढूंढते ही रह जाते। अमिता जी बोली, तो आगे क्या सोचा है फिर आपने? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा, पर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। वर्तिका ने 2 बच्चों को एडॉप्ट किया था, मतलब वो उसे मिले थे, तब से उनकी माँ के तौर पर प्यार देती है पीयू और अमर को। तो आपको कोई एतराज़? पीयू तो बड़ी ही प्यारी बच्ची है और अमर से भी मिल लेंगे हम, और बच्चे ही इनके मिलने के कारण बने हैं, तो शायद इनका जुड़ना ऐसे ही लिखा होगा। किसी भी चीज़ से ज़रूरी हमारे बच्चों की खुशी है, मुझे बच्चों से कोई भी एतराज़ नहीं। आराधना जी बोली, तो फिर आप अपना नंबर दे दीजिए, आखिरकार 5 साल बाद ही सही, अब वर्तिका और विशाल के मिलने का समय आ ही गया है। अमिता जी बोली, दोनों ने नंबर बदल लिए और फिर वो पीहू को लेकर घर आ गई। पीहू से उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने को मना कर दिया। अमर की तबीयत भी ठीक सी हो गई थी, वर्तिका भी घर आ गई थी। किसी को आज दोपहर में क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पाया। सब कमरे में चले गए सोने। वर्तिका सब समेट कर कमरे में जाने लगी तो रास्ता रोकते हुए अमिता जी आ गई। कल ब्राइट मून कैफ़े में ठीक 6 बजे चली जाना, अमिता जी ने फरमान सुनाया। क्या है वहाँ पर? विशाल मिलने आ रहा है, और कोई बहाना तो सोचना भी मत। उसने बुलाया है तुझे, जाना ही पड़ेगा। और वो बोलकर बिना कुछ सुने चली गई। यही सेम बम आराधना जी ने विशाल पर भी फोड़ दिया था, जो अभी अभी उसे दूध देने आई थी। पर उस कैफ़े में है क्या, क्यों जाना है वहाँ? उसने पूछा। वर्तिका आ रही है मिलने, उसी ने बुलाया है। वो भी बिना रुके ही निकल गई बाहर, और यहाँ उन दोनों को ही हैरानी, परेशानी और बेचैनी ने घेर लिया था। मैं आपसे प्यार नहीं करती, हिचकिचाते हुए सामने बैठे विशाल से वर्तिका बोली। ये क्या बोल रही हो तुम वर्तिका? हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, जीने मरने की कस्में खाई थी हमने साथ में, और आज एक पल में तुम सब नकार रही हो। क्यों, आखिर क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो बताओ ना प्लीज़। ऐसे चुप मत रहो वर्तिका, प्लीज़, आई रियली लव यू। समझने की कोशिश करिए विशाल, मैं आपसे प्यार नहीं करती। ठीक है, अगर मेरा प्यार मुझे नहीं मिल सकता तो मेरा जीने का कोई भी मतलब नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगा। विशाल ने टेबल पर पड़े स्पून में से एक फोक उठाया और उसे अपने गले तक रख दिया। बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अगर हाँ तो ठीक, अगर नहीं तो आज इसी वक्त अपने आप को जान से मार लूँगा मैं। वो लगभग अपने गले तक फोक की नोक ले आया था, जिसे देख वो डरकर चीख पड़ी और एकदम ही उठ गई। चेहरा पसीने से तर था, क्योंकि ये एक बुरा सपना था बस, पर था बहुत भयानक। ये कैसा सपना था? वो उठकर पानी पीते हुए बोली और फिर खुद को शांत करने लगी। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, विशाल वर्तिका से बोला।
आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? हमने जीने मरने की कस्में खाई थी ना। क्या हुआ उन सब वादों का? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा इन 5 सालों में, और जब मिले तो क्या सुना कि आप किसी और से प्यार करते हैं। रोते हुए वो उठ गई और रेस्टोरेंट से बाहर को भागी। सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाने से वो वहीं घायल होकर गिर पड़ी। वर्तिका, आंखें खोलो प्लीज़, उसका सर गोद में रखे उसने पुकारा। अब जीने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। अगर आप मेरे नहीं हो सके तो किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकती। आई एम सॉरी। वो वहीं दम तोड़ गई और वो भी झटके से उठकर बैठ गया। हाल इस ओर भी वही था। ये क्या हो रहा है मुझे? वो खुद के ख्यालों पर विराम देते हुए बोला। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे दोनों ने रात काटी। जैसे जैसे वक्त करीब आता दिल की धड़कन एक अलग एहसास से भर रही थी। ना ऑफिस में वर्तिका को चैन था और ना ही कॉलेज में विशाल को। दुनिया की नज़र में वो प्यार करने वाले थे, पर अपनी अपनी नज़र में तो अजनबी थे, जिन्हें एक दूसरे का चेहरा तक नहीं मालूम था। दोनों की माँ ने विशाल को वर्तिका का और वर्तिका को विशाल का नंबर दिया था ताकि पूछने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे कुछ भी गलत कह देने से उस लड़की ने सच में सुसाइड कर लिया तो? विशाल जो कैफ़े में आ गया था वो खुद से बोला। वो मुझे विशाल समझती है पर मैं वो नहीं हूँ। कैसी सिचुएशन में फंस गया हूँ समझ नहीं आ रहा। वो सर पकड़े बैठा था तब फ़ोन बजा। अलग नंबर था कोई। उसने फ़ोन उठा लिया। बोलो भी, कौन है? कुछ देर तक कोई आवाज़ ना आने पर वो बोला। फ़ोन तो वर्तिका का ही था, जिसे इस आवाज़ से कुछ अपनेपन सा एहसास हो रहा था। अरे बात नहीं करनी तो फ़ोन मिलाते क्यों? गुस्से से फ़ोन कट करने वाला ही था वो इससे पहले ही, जब उसने भी वर्तिका की आवाज़ सुनी। विशाल जी फ़ोन मत काटिए, ये मैं हूँ वर्तिका। वो बोली तो विशाल भी दो पल शांत पड़ गया। ये आवाज़ सुनी हुई सी लगी, मानो दिया ने ही उसे आवाज़ दी थी, जैसे और जिस अंदाज में वो पुकारा करती थी। आप कौन से टेबल पर हैं? मैं कैफ़े के बाहर हूँ। वो फिर बोली। 24। वो बोला तो वर्तिका फ़ोन कट कर चुकी थी। दिया की आवाज़ लगी जैसे वही हो। वो पहले तो उससे मिलना नहीं चाहता था, पर अब उसे चेहरा देखना था किसी भी हाल में। कहीं जो वो सोच रहा है वो सही तो नहीं, कहीं दिया तो नहीं। वर्तिका कैफ़े में आई, किसी से टेबल नंबर पूछा और उसकी तरफ बढ़ती चली गई। जैसे जैसे वो करीब आई दोनों के दिल की धड़कनों की रफ्तार दुगनी हो गई, पर चेहरा अलग था। विशाल? उसने पूछा या बताया? उसे खुद नहीं पता था। बैठो वर्तिका। उसने भी पूछा या बताया? उसे भी नहीं पता। दोनों ने इस तरह से जताया जैसे वो एक दूसरे को भली भांति जानते हो। कुछ ऑर्डर करें? विशाल बोला। एज यू विश, वर्तिका बोली। विशाल ने खाना ऑर्डर किया। फिर दोनों में खामोशी छा गई। इतने वक्त से कहाँ थे आप? वर्तिका ने पहला तीर मारा, जैसे उसे तो सब पता हो। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रिकवर होने में वक्त लग गया। वो कॉफ़ी की सिप लेते हुए बोला। तुम भी नहीं मिली इतने वक्त से। विशाल ने भी हवा में यूं ही तीर छोड़ा। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, होश में आते हुए वक्त लग गया। वो भी सिप लेते हुए बोली। आगे का क्या प्लान है? विशाल बोला। आपका तो पता नहीं, पर अब बात पहले जैसी नहीं रही। मैं 2 बच्चों को अडॉप्ट कर चुकी हूँ, मुझ पर अब उनकी जिम्मेदारी है। वो बोल ही रही थी कि विशाल ने गलती से मिर्ची खा ली। वो बुरी तरह खांसने लगा, आंखों से पानी भी आ गया। वो पानी का गिलास लिए जल्दी से उठी और उसकी पीठ मसलने लगी। क्या करते हैं आप? जब आपको पता है मिर्ची नहीं खा सकते तो देखकर खानी चाहिए ना। उसके होंठों से अपनी कोल्ड कॉफ़ी का गिलास लगाए वो बोली। तो विशाल कुछ पल उसे ही देखता रहा। सेम इंसिडेंट में दिया ने भी उसे ऐसी ही तो डांटा था। आई एम फाइन थैंक यू, वो बोला तो वर्तिका आकर फिर बैठ गई। मुझे बच्चों से कोई एतराज़ नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। वो बोला। मेरी ज़िंदगी सबसे पहले मेरे बच्चों के लिए ही है, ना उनसे पहले कोई है ना ही बाद में। वो फिर मना कर रही थी। मम्मा, पीहू चिल्लाते हुए अमिता जी और आराधना जी के साथ आ गई थी। आप यहाँ क्या कर रही हो? वर्तिका ने पूछा। अरे आप भी यहाँ हो? वर्तिका के सवाल को इग्नोर कर वो विशाल की गोद में चढ़ गई। अब तो ये साथ ही रहेंगे बेटा, क्योंकि अब से ये तुम्हारे पापा हैं। क्या सच में? हुर्रे, आप मेरे पापा बनोगे? फिर हम साथ रहेंगे। यूँ खुश थी, साथ ही अमिता जी और आराधना जी भी। लेकिन विशाल और वर्तिका की आंखें बड़ी हो गई थी। उन्हें तो यहाँ फैसला करने के लिए बुलाया था, पर उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं और फिर खुद ही फैसला भी सुना दिया। ते रहा, कल हम सगाई कर देंगे, फिर परसों शादी। माँ 1 मिनट, आप इतनी जल्दी सब कुछ क्यों कर रही हैं? विशाल बोला। अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया। वर्तिका बोली। हमें पता है तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, इसीलिए जो तय है वो तय है। चलो अब बातें तो हो गई होंगी आप लोगों की, हमें घर चलना चाहिए, कल की तैयारी भी करनी है। अमिता जी बोली। वो दोनों बस देखते ही रह गए, क्योंकि उनकी माँ तो सब तय करके ही आई थी। उनकी तो कुछ सुनी ही नहीं, जल्दबाजी में ही सही, पर अब सब तैयारियां शुरू हो गई थी। ना तो विशाल कुछ कह पाया और ना ही वर्तिका। वर्तिका ये सोचकर बैठी थी कि विशाल जल्दबाजी कर रहा है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, और विशाल ये सोच रहा था कि वर्तिका उससे प्यार करती है। और उन दोनों के माँ बाप सोच रहे थे कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं।
इसी कशमकश के बीच आज देखते ही देखते उन दोनों की सगाई भी थी। ना तो विशाल का ध्यान रहा और ना ही वर्तिका का। अमर को जब ये पता चला था कि वर्तिका किसी से शादी कर रही है, तब से ही उसका व्यवहार रूखा हो गया था। और पीहू, वो तो फूले नहीं समा रही थी, उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो आखिरकार आज सगाई हो रही है तुम्हारी। अंदर आते हुए आशुतोष जी बोले तो विशाल, जो कब से खोया हुआ था, वो उनकी ओर देखने लगा। मेरे बेटे की जगह दी है तुम्हें तो मेरे बेटे ही हुए। उसी नाते एक बात बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, और वो बढ़ोतरी ऊपर वाला ही करता है। उस ऊपर वाले ने कुछ सोच कर ही सब रचा है। शायद यही सही होगा तुम्हारे लिए। आपके लिए सब कहना आसान है सर, जिस पर बीती हो उसे ही असलियत मालूम होती है। कहना इजी है, पर बीती जिस पर है उसका सोचिए। मैंने जो कुछ भी किया वो माँ के लिए किया, आगे जो करूँगा उनके लिए ही होगा। पर दिया की जगह तो वो वर्तिका कभी नहीं ले पाएगी। विशाल बोलकर बाहर चला गया। हॉल में ही नीचे सब मौजूद थे, कुछ कॉलेज स्टाफ भी था। और थोड़ी देर में वर्तिका, राजवीर जी, अमिता जी, अमर और पीयू के साथ आ गए। लीजिए, दुल्हन भी आ गई, अब रस्म शुरू करते हैं, आराधना जी बोली। वर्तिका और विशाल ऐसे खोए हुए थे कि किसी की भी तरफ देख ही नहीं रहे थे। पीहू विशाल की गोद में बैठी हुई थी और अमर बस मुंह फुलाए एक और खड़ा था। लो विशाल, वर्तिका को रिंग पहनाओ। आराधना जी ने रिंग उसकी तरफ की तो उसने उन्हें देखा। उन्होंने जब इशारा किया तो उसने बॉक्स में से रिंग ले ली और फिर एक नज़र वर्तिका को देखा और रिंग पहना दी। लो वर्तिका, अब तुम्हारी बारी, अमिता जी बोली तो उसने भी रिंग उठाई और विशाल की उंगली में पहना दी। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और विशाल ने बस मुट्ठी भींच ली। आज वो खुद को एकदम हारा हुआ सा महसूस कर रहा था। मुट्ठी अभी बंद ही थी कि उस पर एक बूंद गिरी। नज़रें उठाकर देखा तो वर्तिका की आंख से छलकी बूंद गिरी थी। सब लोगों ने मिलकर दोनों को बधाई दी और सगाई खत्म हुई। पंडित जी, शादी का भी अच्छा मुहूर्त बता ही दीजिए। आराधना जी बोली, इसी महीने के 15 तारीख से पहले सब अच्छे मुहूर्त हैं, पर फिर उसके बाद मलमास का महीना हो जाएगा, जिसके भीतर कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता, और शादी का मुहूर्त भी अक्टूबर तक बनेगा। पंडित जी बोले, अक्टूबर तो बहुत दूर हो जाएगा, और आज 3 तारीख है, तो हम 1 हफ्ते के बाद शादी रख सकते हैं। तब तक सब तैयारी भी हो जाएगी। आपको क्या लगता है अमिता जी? आराधना जी बोली, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 1 हफ्ते के बाद वर्तिका हमारी बहू बन जाएगी। आराधना जी बोली। फैसला सुनकर विशाल उठकर ऊपर कमरे में चला गया और फिर अमिता जी भी अपने परिवार सहित चली गई। धीरे धीरे शादी की तैयारी ज़ोरों शोरों पर थी। ऑफिस में वर्तिका को काम भी बहुत आ गया था, वो वहाँ व्यस्त हो गई थी, और विशाल, उसे भी अपने मिशन को लीड करना था। दोनों इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपनी शादी की होश नहीं रही। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, अब छुट्टी ले लो। अमिता जी ने उनसे बात की। कल मिल जाएगी, मैं आज काम ख़त्म करके ही आऊँगी माँ, वर्तिका बोली और चली गई। विशाल ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी, एक रैकेट जो छोटे बच्चों को किडनैप कर रहा था उनके बारे में। वो कमरे में सब सबूतों को जोड़ ही रहा था कि तभी आराधना जी आ गई। विशाल, क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं, बस यूं ही। आर्यन के साथ जा और शेरवानी खरीद कर ला, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। लोगों को अपनी शादी के कितने शौक होते हैं, और एक तूहे पता नहीं कहाँ खोया है। चलो ब्रो। आर्यन अपनी जैकेट ठीक करते हुए आया और बोला आगे जाते हुए उसने बस इतना सा जवाब दिया, बड़ी माँ, ऐसा लग रहा है हम बंदूक की नोक पर इनकी शादी करा रहे हैं। चुप कर पागल, कुछ भी कहता रहता है, आराधना जी बोली तो वो दोनों चले गए। फाइनली आज शादी का दिन भी आ गया था। तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों पर थी। एक तरफ विशाल तैयार था दूल्हा बने, और दूसरी ओर वर्तिका। चलो हमें अभी चलना होगा। लेकिन कहाँ? दिया अर्जुन से बोली। शादी करने के लिए। मुझे तुमसे शादी करनी है, अर्जुन बोला। तब दिया एकदम हैरान हो गई थी। अर्जुन ने उसे आकर एकदम ही शादी के लिए पूछा था, और उन दोनों ने बड़ी सिंपल तरीके से मंदिर में शादी की थी। सोचते हुए ही वो रो पड़ी। बारात आ गई, बाहर से किसी की आवाज़ आई तो उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। जाने क्यों उसका दिल एक बार भी मना नहीं कर पाया। वो यही सब सोच रही थी कि तभी अमिता जी उसे लेने आई, और वो मंडप में आकर विशाल के साथ बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और नजरें फैली। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, और एक एक कर विधि होते होते वो दोनों पति पत्नी, या यूं कहें एक बार फिर पूरे विधि विधान से पति पत्नी बनने के सफ़र को शुरू कर चुके थे। भाई यार रुको ना, आप कहाँ जा रहे हो? अमर, जो ये सब देखकर ही गुस्सा हो गया था, वो बाहर आ गया और पीछे पीछे पीहू उसे पुकारते हुए आई। मुझे नहीं देखना वो सब। पर भैया, अब वो हमारे पापा बन गए हैं ना? नहीं है वो कुछ भी हमारे, हमारी सिर्फ मम्मा है और कोई नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बहुत अच्छे हैं। तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप रहे। मुझे कहीं नहीं जाना, तुझे जाना हो तो जा। अमर गेट से बाहर आ गया था। चलो ना भैया प्लीज़, पीयू जिद करने लगी। शादी संपन्न हुई। आज से आप पति पत्नी हुए। पहले ईश्वर का आशीर्वाद लें, फिर अपने बड़ों का। पंडित जी बोले तो दोनों ने वैसा ही किया, और एक एक कर अपने बड़ों के आशीर्वाद भी लिए। अमर और पीहू कहाँ है माँ? वर्तिका ने सब तरफ देखकर पूछा।
आर्यन को भेजा था उन्हें ढूंढने के लिए। ब्रो भाभी, आर्यन दौड़ते हुए घर में आकर बोला। क्या हुआ, तू घबराया हुआ क्यों है? विशाल बोला। दोनों बच्चे बाहर थे। जब तक मैं उन तक पहुंचा एक गाड़ी आई और उन दोनों को पकड़ कर ले गई। आर्यन बोला तो वर्तिका ज़मीन पर गिर गई, जिसे जल्द ही विशाल ने संभाल लिया। वर्तिका, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा बच्चों को, विशाल बोला। तब तक बाकियों ने भी आकर उसे संभाला। वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उनके पीछे जाना होगा। आर्यन बोला तो आशुतोष जी और राजवीर जी आगे बढ़ने लगे। आप लोग रुकिए, मैं खुद देखता हूँ। उसने कुछ इशारा किया और कहा। तो आशुतोष जी ने पलकें झपका दी। ठीक है, तुम वहीं से अगर कुछ पता ना चले तो पुलिस स्टेशन चले जाना, हम दूसरी दिशा में देखते हैं। चलिए मित्तल साहब और आर्यन, तुम यहीं रुको बाकियों के पास, विशाल बोला और उसने अपना गठबंधन वर्तिका को थमा दिया। वो शेरवानी के कॉलर के बटन्स को खोलते हुए बाहर आया और गाड़ी में बैठ फुल स्पीड से निकल गया। मुझे अच्छे से पता है ये उन्हीं लोगों का काम होगा, वो खुद से बोला। रास्ते भर नज़र रखी पर उसे कहीं भी कोई गाड़ी नहीं दिखी। उसने कोशिश की हर रास्ते पर उस गाड़ी के बारे में जा जाकर पूछा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो रात, ऊपर से ज़्यादातर सुनसान, किसी को कुछ पता भी नहीं था। आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ? दूसरी तरफ राजवीर जी और आशुतोष जी को भी कुछ पता नहीं चला। उन्होंने भी हर जगह कोशिश की। भाभी कहाँ गई? आर्यन जो सभी के साथ मौजूद था, उसने जब मुड़कर देखा तो वर्तिका वहाँ नहीं थी। वर्तिका, वर्तिका, अमिता जी ने आवाज़ दी। वर्तिका तो वो रही, एक औरत बोली जिसने उसे दरवाजे तक पहुँचते देखा। आर्यन, अमिता जी और आराधना जी तीनों बाहर की तरफ दौड़े ताकि उसे रोक सके, पर वो बिना किसी की परवाह किए गाड़ी लेकर निकल गई थी। मैं खुद ढूंढूंगी अपने बच्चों को। अमर, पीहू, कहाँ हो तुम दोनों? वो गाड़ी चलाते हुए खुद से बोली। वर्तिका दूसरे रूट से निकल गई थी। राजवीर और आशुतोष जी घर आ गए थे। कहीं कुछ भी पता नहीं चला था। बच्चों का कुछ पता चला? नहीं अमिता, हमने सब जगह ढूंढा, दूर दूर तक, कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। पर वर्तिका कहाँ है? राज, वो खुद ही चली गई थी बच्चों को ढूंढने। मैं उसके मन की व्यथा समझ सकता हूँ, वो मन ही मन बोले। पुलिस भी मिली हुई है, कंप्लेन की तो बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उन्हें कौन सी लोकेशन पर रखा है कुछ पता नहीं, गाड़ी कौन से रूट से गई ये भी नहीं मालूम, तो उन्हें ढूंढे कैसे? स्टीयरिंग पर हाथ मारे, वो बोला और यू टर्न लेकर वापस आने को मुड़ गया। वर्तिका भी बहुत दूर निकल आई थी। हर तरफ देखती खोजती ही तो आ रही थी वो, और अचानक से बीच सड़क पर आकर गाड़ी रुक गई। वो इतने भारी भरकम लहंगे और गहने में थी, उसने अपनी परवाह ही नहीं की और ऐसे ही चली आई थी। गहने निकालकर उसने जल्दी से सीट के नीचे रख दिए और बाहर आ गई। बोनट खोला और इंजन को जांचने लगी। मेरे पास इस सब का वक्त नहीं, मुझे पैदल ही जाना होगा। गाड़ी को छोड़ वो पैदल ही लहंगे को संभालते हुए चल रही थी। ए देख देख लड़की, गाड़ी रोक। पास से एक जीप गुजर रही थी जिसमें बैठे एक लड़के ने वर्तिका को देखकर कहा, अरे बताइए मैडम, कहाँ छोड़ दें आपको? वो बेशर्मी से बोला। कहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, वर्तिका बोलकर एक तरफ हुई। अरे ऐसे कैसे, हम मदद कर देते हैं ना, दूसरा लड़का आगे आते हुए बोला। वर्तिका ने अपनी अंगार भरी नज़र से उसे देखा। आपकी नज़रों ने तो घायल कर दिया हमें, दिल पर हाथ रखकर लड़का फिर बोला। रास्ता छोड़ो, वो गुस्से से देखते हुए बोली। नहीं छोड़ेंगे, क्या कर लेगी? एक तो कमसिन हसीन अप्सरा, दूसरा अपनी शादी से भाग कर आ गई। लगता है दूल्हा पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, हम तो हैं। वो अभी बोल ही रहा था कि वर्तिका ने एक ज़बरदस्त थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दिया। अप्सरा के हाथ का थप्पड़ कैसा लगा? अपनी घटिया हरकतों के बारे में सोचना भी मत। वो उंगली दिखाए गुस्से से चिल्लाई तो एक लड़के ने उसकी बाजू पकड़कर पीठ से चिपका दी और भड़क गया। मुझ पर हाथ उठाया तूने, एक अकेली लड़की होकर? एक लड़की को अकेला समझने की गलती तो कभी भी मत करना। वो क्या क्या कर सकती है इसका अंदाज़ा भी नहीं तुम्हें। उसके पेट पर कोहनी मारकर, उसके पैर पर किक कर उसने अपने आप को छुड़वा लिया। अब इन सबसे उलझना इम्पोर्टेंट नहीं, अमर पीहू को ढूंढना है। वो उनसे बचकर भागती हुई बोली तो वो सब भी पीछे को दौड़ पड़े। रास्ते में दौड़ती हुई वो एकदम ही कहाँ ओझल हुई, उन लड़कों को पता नहीं चला। वो सड़क का रास्ता छोड़ अंधेरे में पेड़ों के बीच से निकल कर आ गई थी, पर अमर और पीहू को वो कहाँ ढूंढे उसे समझ नहीं आ रहा था। उनकी चिंता में वो बहुत डर गई थी और अब अपनी हार पर बेहिसाब आंसू बहा रही थी। कहाँ ढूंढूं मैं तुम दोनों को? बोलते हुए बीच सड़क पर आ गई तो एकदम से एक गाड़ी उसके बिल्कुल नज़दीक आकर रुकी। अगर 1 मिनट की भी देरी होती तो एक्सीडेंट होना लाजमी था। वर्तिका सीट बेल्ट खोलकर वो खट से बाहर आते हुए बोला, तुम इतनी रात गई, यहाँ क्यों आ गई? विशाल उससे पूछ रहा था, पर वो रोती हुई उसकी गाड़ी के आगे ही बैठ गई। कहाँ ढूंढूं समर को, पीहू को? उसे अब भी नहीं पता चला था कि विशाल उसके पास खड़ा है। हम जल्दी ढूंढ लेंगे उन्हें, पर तुम ऐसे उठो चलो, वो उसे खड़े करते हुए बोला। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी घर, वो दूर होकर बोली। मैं समझता हूँ, पर प्लीज़ अभी घर चलो, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। कहाँ ढूंढोगी उन्हें तुम? हमने सब जगह देख लिया, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मैं खुद ढूंढ लूँगी उन्हें।
वर्तिका वो उसे हिलाते हुए चिल्लाया, आई प्रॉमिस कि बच्चों को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही सलामत लेकर आऊँगा मैं, तुम बस अभी घर चलो। उसके चेहरे को हाथों में भरे वो बोला तो वर्तिका ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। उन्हें कुछ नहीं होगा ना, वो बोली, प्रॉमिस वो दोनों बिल्कुल ठीक तुम्हारे सामने होंगे, वो भी जल्द। पर अभी घर चलो। वो उसे लेकर गाड़ी की दूसरी साइड पर आया और फिर अपनी साइड आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। विशाल, वर्तिका का कुछ पता नहीं चल रहा, वो भी कहीं चली गई है। फ़ोन पर आराधना जी बोली, मेरे साथ है वो, हम आ रहे हैं। वर्तिका की तरफ देखते हुए वो बोला। कुछ ही देर में वो घर आ गए तो अमिता जी दौड़ती हुई उसके करीब आई। तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया जो ऐसे चली गई थी? एक जोर का थप्पड़ उसे लगाते हुए अमिता जी गुस्से में चिल्लाई। टू बी कंटिन्यूड।